तो देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार बिहार में नीतीश कुमार के जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। शरद पवार का कहना है कि महाराष्ट्र की सरकार भी जातिगत जनगणना की दिशा में कदम उठाए। इतना ही नहीं, जिक्र इस बात का भी कि 9 जनवरी 2020 को सर्वसहमति से महाराष्ट्र की विधानसभा में यह प्रस्ताव पास किया गया, मगर उस पर अब अमल नहीं किया जा रहा। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया गया, जबकि उनकी गठबंधन की सरकार इस दिशा में कदम उठाने के लिए तैयार थी। यानी कि बिहार से शुरू हुई जातीय जनगणना की बात अब महाराष्ट्र में जाकर भी गूंज रही है। दरअसल यह पहले से ही तय था कि इसकी गूंज तमाम देशों में पूरे के पूरे देश में सुनाई देगी चुनाव से पहले, और हुआ भी यही। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना की कवायद तेज हो गई है। वैसे आपको यह भी बता दें कि पहली जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। 1931 में। अब उसे भी 90 साल हो चुके हैं। जो 1941 में जनगणना हुई वो सार्वजनिक नहीं हुई। जातिगत जनगणना की मांग पुरानी है और इसे पूरे देश में कराए जाने की भी मांग की जा रही है। शरद पवार उन बड़े नेताओं में शामिल हैं जो जातिगत जनगणना के समर्थन में मजबूती से आवाज उठा रहे हैं। हालांकि केंद्र में एनडीए की सरकार है और इससे पहले यूपीए की रही। दोनों सरकारों का अगर जिक्र करें तो इस मांग से वो सहमत नहीं दिखाई दी। बिहार में जाति आधारित सर्वे अब शुरू हो चुका है और ऐसे में देश के भीतर यह मांग उठ रही है कि जब बिहार में हो सकता है तो तमाम राज्यों में और देश में क्यों नहीं। अब ऊपर से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बयान के बाद यह संकेत मिल रहा है कि 2024 से पहले जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा होगा। जातिगत जनगणना अब बिहार में जाति आधारित सर्वे का समर्थन करने के बाद केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। खास तौर पर पवार अपने गृह राज्य महाराष्ट्र में, जहां बीजेपी की सरकार का हिस्सा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार शिंदे गुट के साथ, महाराष्ट्र में ओबीसी नेता जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलने का दावा कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जातिगत जनगणना के बाद इस मामले की सही तस्वीर सामने आ जाएगी। वहीं बीजेपी का तर्क है कि जातिगत जनगणना से आपसी जातीय संघर्ष बढ़ सकता है, जातीय खटास बढ़ सकती है। तो सवाल यही कि क्या जातिगत जनगणना अब एक बड़ा मुद्दा 2024 के लिहाज से बनने जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सियासत किस दिशा में जा रही है। एक एक करके हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, बीजेपी, कांग्रेस, साथ ही साथ जेडीयू और आरएलडी के प्रवक्ता भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आरएलडी समर्थन में है सपा के साथ और गठबंधन की सरकार के इतर एक बड़ा सवाल यह है कि जहां एक तरफ बिहार में जातिगत जनगणना की तस्वीरें सामने आ रही हैं और सवाल यह भी कि क्या यह रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। क्यों आखिरकार यह जिक्र किया जा रहा है कि सर्वे तो हो जाएगा मगर क्या यह सार्वजनिक भी होगा, और जो बिहार में होने जा रहा है वो क्या दूसरे राज्यों में भी होगा, गैर बीजेपी शासित राज्यों में खास तौर पर। तो
आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे, और सियासत के लिहाज से वो तमाम सवाल जो सीधे तौर पर इसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जेडीयू नेता हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। दीपक सोनकर हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, जो कि बीजेपी के चेहरे हैं। शान खान, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। और रोहित अग्रवाल, जो कि आरएलडी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले राजीव रंजन जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। तो सामाजिक न्याय का पैमाना जातिगत जनगणना ही होगा, राजीव जी? निश्चित रूप से जातिगत तो जनगणना के लिए तो जाति तो प्रमुख रूप से होगा ही होगा। और 2024 के लिहाज से भी एक बड़ा मुद्दा होगा। इसको चुनाव के दृष्टिकोण से जोड़ना उचित नहीं। अच्छा, इस विषय को चुनाव से जोड़ना उचित नहीं है। तो यानी आप चुनाव के वक्त ये बात नहीं कहेंगे कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं और हमने करवाई है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ कोर्ट कहती है कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक आपको हम आरक्षण नहीं देंगे, दूसरी तरफ बीजेपी कहती है जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। मतलब क्या मतलब है? कौन सी साजिश बीजेपी की है? भाजपा कौन सी साजिश कर रही है? कोर्ट कहेगा जातीय जनगणना के बगैर हम चुनाव नहीं होने देंगे, और बीजेपी कहती है कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। ये तो देश के साथ जो है ये साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये हमारा मुद्दा नीतीश कुमार जी ने 2 साल पहले से कहा हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया केंद्र में, तब जाकर के हमने बिहार में कराने का निर्णय लिया। और हमको पता है, आज शरद पवार जी ने साथ दिया है। पूरे भारतवर्ष के एक एक पार्टी को साथ आना पड़ेगा। और नीतीश कुमार जी ने जो शरद पवार के साथ आने से आपको लगता है कि एक राजनीतिक दबाव भी केंद्र की मोदी सरकार पर पड़ेगा? एकदम निश्चित रूप से पूरे देश के लोगों को सोचना चाहिए कि 1931 के बाद जातीय जनगणना हुई नहीं। ये जो किस जाति में कितने लोग अमीर गरीब और क्या स्थिति है देश की, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है, ये कैसे पता करेंगे? किसके लिए योजना बनाएंगे? कैसे योजना बनाएंगे? कैसे योजना बना लेंगे हम लोग? किस हिसाब से? नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का जो घोषणा कर दिया, लोगों को दे दिए, वो लोग गरीब हो गए। कैसे पता करेंगे नरेंद्र मोदी जी? लेकिन राजीव रंजन जी, केंद्र में जब यूपीए सरकार थी तब तो वो भी तो पक्ष में नहीं थी ना। अगर होती तो जातिगत जनगणना होती। केंद्र में कौन किसने क्या निर्णय लिया, ये पीछे की बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार ने जब से इस बात को आगे बढ़ाया है, आप देख लीजिए कि इस बात से पीछे हटने का नाम नहीं लिया नीतीश कुमार की। केंद्र की सरकार पीछे हट गई, लेकिन नीतीश कुमार की पीछे नहीं है। आप इसको इस रूप में क्यों नहीं ले रहे? और बीजेपी की साजिश का ये पर्दाफाश है। एक तरफ कोर्ट में जाकर कह रहे, न्यायालय कह रहे कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक हम चुनाव नहीं कराएंगे, और बीजेपी जातीय जनगणना नहीं करना चाहती है। अच्छा, तो राजीव जी लाइव में कमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि आपके मंत्रिमंडल में जातीय जनगणना हुई है क्या? कौन किस जात का है? मंत्रिमंडल में जातीय जनगणना होती है क्या? या मंत्री जातीय आधार के मंत्री है क्या? हाँ। लेकिन देश के विकास की रेखा जब नहीं, वो ये सवाल तो शायद इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लोहियावादी, समाजवादी विचारधारा वाले तमाम नेता अपना उत्तराधिकारी खुद मुख्यमंत्री चयन कर देता है कि अगला मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा था। नहीं, नीतीश कुमार जी ने कभी उत्तराधिकारी की बात नहीं करी। क्यों? तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी नहीं है? नहीं, 2025 में तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता होंगे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये नीतीश कुमार जी ने कहा। तो उत्तराधिकारी नहीं मानूंगा इसको। जनता के पास महागठबंधन के नेता के रूप में तेजस्वी यादव जाएगी। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। तो उनको आपका उत्तराधिकारी नीतीश कुमार का मानूं कि नहीं मानूं? समाजवाद व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, ये समझ लीजिए। ये सब जो है उत्तराधिकारी वाले बात, ये जो है अभी वो राजतंत्र नहीं है कि राजतंत्र है कि कोई। राजीव जी यही बात तो वो कह रहे हैं। तो फिर ये समाजवाद का कौन सा नजरिया है जो नीतीश कुमार पेश कर रहे हैं उत्तराधिकारी के रूप में?
तेजस्वी यादव को। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा समाजवादी जो धारा है उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे जाएंगे तेजस्वी यादव जी। समाजवादी धारा के तो है ही तेजस्वी यादव। हाँ। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं तो फिर वहां आरएसएस के लोग ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, आरएसएस के लोग ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, आरएसएस के लोग ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा सिस्टम बना के रखा कि नहीं लोग? नहीं तो वो तो चुनाव के बीच में जाकर जनता चुनती है ना उनको। तो उसी तरह जनता भी चुनेगी तेजस्वी यादव को 2025 हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं उत्तराधिकारी मानू ना नीतीश कुमार का कि नहीं मानू तेजस्वी जी को? आप जो बोलेंगे मैं वही मान लूंगा। महागठबंधन के नेता के रूप में निश्चित रूप से 2025 में तेजस्वी यादव जी हम लोग का प्रतिनिधित्व करेंगे चुनाव में और जनता चुनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे। ओके, यानी मैं मान लूं नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी शब्द अच्छा नहीं होगा, उत्तराधिकारी की व्यवस्था की बात नहीं है। ठीक है, ये शब्द इस्तेमाल नहीं करता मैं। ओके, वो उत्तराधिकारी 2025 में महागठबंधन के नेता नहीं होंगे तेजस्वी। ओके, जातीयगत जनगणना, शान खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी कह रहे हैं कि 2024 के लिहाज से एक बड़ा मुद्दा होगा, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं। नीतीश कुमार जो मांग कर रहे हैं, शरद पवार उस मांग का समर्थन अब खुल के कर रहे हैं और कह रहे हैं महाराष्ट्र में भी होना चाहिए और हमने बकायदा इसे सदन में प्रस्ताव को पास करवाया था और अब की सरकार, मौजूदा सरकार कदम ताल नहीं कर रही है। तो मैं ये मान लूं शान खान कि आपके शासित राज्यों में भी जातिगत जनगणना होगी? देखिए तिलक जी, ये मामला बहुत पेचीदा है, बहुत गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है और कांग्रेस पार्टी हर समाज के कल्याण, उत्थान, उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उनके संवैधानिक अधिकारों की पक्षधर रही है। और जैसे कि अभी प्रवक्ता जी बता रहे थे नीतीश कुमार जी के संबंध में कि भाई न्यायालय में जो मामला गया और न्यायालय ने कहा कि भाई पहले आप जनगणना करवाइए, उसके बाद ही आरक्षण को लेकर कोई भी प्रावधान किए जाएं। तो ये मामला बहुत तकनीकी है और जहां पर समाज के पिछड़ों के अधिकार की बात है, वहां पर मैं समझता हूं सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबसे चर्चा करके जो समाज के हित में हो, जो जनता के हित में हो, देश के पिछड़ों के, गरीबों के हित में हो, वो निर्णय लेना चाहिए। किंतु सभी राज्यों में पैरवी क्यों नहीं की हो? फिर ये भी तो सवाल है ना, आपके शासित राज्यों में ये बात, ये जिक्र क्यों नहीं? और यूपीए शासनकाल में आज आप कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं, तो जब यूपीए शासनकाल था तब सामाजिक न्याय कहां चला गया था फिर? शान भाई देखिए तो यूपीए शासनकाल में कभी भी पिछड़ों के अधिकारों पे आक्रमण नहीं हुए थे। यूपीए शासनकाल में कभी भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था कि पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसको खत्म करके चुनाव कराए जाएं। तो आप परिस्थितियों को समझिए, आज क्या परिस्थिति है कि आज पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर आक्रमण किया जा रहा है, उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है, किया जा रहा है। हकीकत यह है कि नीतीश कुमार ने कहा तो आप लोगों के ऊपर भी एक राजनीतिक दबाव बन गया है ना? नहीं, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? नहीं, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं शान भाई, 2011 में राजस्थान में जातिगत जनगणना हुई, ठीक, आपकी सरकार थी, मगर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। 2014-15 में कर्नाटक में भी यही हुआ, वहां सरकार गई, सामाजिक न्याय का जिक्र, पैमाना और जातिगत जनगणना का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करते आप, तो फिर मैं इसे क्या मानूं? देखिए तिलक जी, मैंने पहले भी कहा कि हमारे शासनकाल में कभी भी पिछड़ों के आरक्षण पे आक्रमण नहीं हुए। आज भाजपा पिछड़ों के आरक्षण पे आक्रमण कर रही है। भाजपा न्यायालय में सही से पैरवी नहीं कर पाई और उत्तर प्रदेश, अगर आप इसके पक्षधर हैं शान भाई, आप इसके पक्षधर हैं, तो यूपीए शासनकाल ने जातिगत जनगणना को लेकर कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए तिलक जी सुनिए, जातिगत जनगणना को लेकर पूरे देश में हर दल के विचार और मत अलग अलग हैं। मैं मानता हूं कि यूपीए सरकार में कदम नहीं उठाया गया, किंतु वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाए, सभी दलों से चर्चा करे और उस पर निर्णय ले। किंतु भाजपा, शान भाई, आपकी बातें आज वैसी ही लग रही हैं जो बात बीजेपी का स्टैंड है कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो आपसी द्वेष भरेगा, समाज के बीच में आपसी खाई पैदा होगी। क्या यही बात यूपीए शासनकाल में नहीं होती थी? मैं जो कहना चाह रहा हूं पूरी बात सुन लीजिए। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम यूपीए शासनकाल में इन चीजों को करना चाह रहे थे या हम कर रहे थे। मैंने क्या कहा
कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाए। भाजपा की जिम्मेदारी है सत्ता में, और वो सर्वदलीय बैठक में ये चर्चा करे कि भाई मैं पूछ लेता हूं राजीव रंजन जी, मैंने गलत तो नहीं कहा ना? राजीव रंजन जी, क्या यूपीए शासन काल के वक्त भी यही बात नहीं होती थी जो बात आज बीजेपी कह रही है? और सामाजिक न्याय की बात तब उस वक्त कांग्रेस को नहीं समझ में आई, आज सामाजिक न्याय क्योंकि नीतीश कुमार ने मांग उठा दी। यही बात है ना राजीव रंजन जी? फिर मैं रोहित जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता को भी विचार करना चाहिए अपने अपने राज्यों में कराने के लिए, तब जाकर के दबाव और बढ़ेगा केंद्र सरकार पर। क्योंकि देखिए, यूपीए शासन काल में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इस पर बहुत ज्यादा हम डिबेट नहीं करना चाहते, लेकिन ये जरूर आज हम सलाह देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को भी और कांग्रेस पार्टी को भी कि अपने अपने शासित राज्यों में आज अगर आप जातीय जनगणना कराने की बात करेंगे तो निश्चित रूप पर प्रत्येक केंद्र पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि जातीय जनगणना एक अहम मुद्दा है। आप पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को कैसे नोटिफाई करें, कैसे विकास करेंगे? सिर्फ बात करने से नहीं होगा, नीतीश कुमार जी की तरह अधिक रहना होगा। और नीतीश कुमार जी पूरे देश में आने वाले महीने में जाने वाले और पूरे देश में ये मुद्दा बनेगा, कोई बहाना बना के नहीं निकल सकता है। और मैं तो सलाह दूंगा कांग्रेस के बंधुओं से कि जैसे शरद पवार साहब आगे बढ़कर आए, वैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी आगे बढ़कर आना चाहिए और नीतीश कुमार जी के कंधे से कंधे मिलाकर के जातीय जनगणना ये देश का मुद्दा है, ये कोई राज्य का मुद्दा नहीं है। सामाजिक न्याय का पैमाना जातिगत जनगणना है जैसे आप मुझे बता रहे हैं, ठीक? राजीव रंजन, फिर मैं रोहित जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर क्यों नहीं तय कर लेते फिर आप? नहीं, आप जातीय जनगणना में एक पॉइंट आर्थिक आधार दिए आपने, नीतीश कुमार जी हम लोगों ने जो कर रहे हैं आप उसका अध्ययन कीजिए ना, इसमें जो है आर्थिक आधार सार्वजनिक होगी ना, सार्वजनिक होगी। कोई छुपा रुस्तम काम नीतीश कुमार जी नहीं करते हैं। हाँ। ये सब काम जिनका ये बीजेपी के लोग का काम है, ये छुपा रुस्तम का काम साजिश और 2011 में शान भाई की सरकार थी राजस्थान में, उन्होंने नहीं किया ना जातिगत जनगणना को लेकर, उन्होंने रिपोर्ट नहीं सार्वजनिक की। 2014 में भी नहीं हुई कर्नाटक में। राजस्थान में किन परिस्थितियों में कराया गया उस पर मैं नहीं कोई बयान देना चाहता हूँ। हाँ। मुझे उसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये मुद्दा देश का बनेगा। ठीक, जो लोग रोहित अग्रवाल जी, रोहित जी, जो लोग साथ नहीं आएंगे और पीछे छूट जाएंगे। ओके, रोहित अग्रवाल जी, जब ये विषय उठा था तब भी मैंने एक बात कही थी कि मसला यूपी और बिहार का नहीं है, मसला देश का है और जातिगत जनगणना को लेकर यह सवाल उठेगा। और अगर बात बिहार से उठी है तो मसला तो सिर्फ गंगा का ही है ना, गंगा के इस पार बिहार और गंगा के उस पार उत्तर प्रदेश। तो अब ये मांग को लेकर आपका नजरिया क्या है, जातिगत जनगणना जिसका समर्थन खुलकर अब शरद पवार कर रहे हैं? देखिए तिलक जी, हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर मत है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए, मैं बिल्कुल, आपने बात सही कही कि मसला ये खाली बिहार उत्तर प्रदेश का नहीं है, देश का मसला है। परंतु अगर हम देखें कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव आपको टालने पड़े, क्यों टालने पड़े? क्योंकि ट्रिपल टी के तहत आप उसमें आरक्षण की भूमिका को क्लियर नहीं कर पाए। और अभी पीछे पंचायत चुनाव थे, वहां पे भी यही विवाद आया था कि जहां पे आपके पास आंकड़ों की कमी थी और आपने पिछड़े आंकड़ों के आधार पे आरक्षण को देने का काम किया और फिर आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। तो अब जब हम ये समस्या को बढ़ते हुए देख रहे हैं कि क्योंकि आज पूरा सामाजिक ताना बाना बदल चुका है, आज जो जातियां हैं उनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ही अलग प्रकार से उनमें वृद्धि हुई है। और इसलिए आज देश को जरूरत है कि जब आप जातिगत जनगणना कर लेंगे तो कम से कम पिक्चर तो क्लियर होगी। इसके अलावा जब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करेंगे देश के अंदर, रोहित जी, यही आरोप तो पिछली की सरकारों में भी लगता था कि सपा की सरकार में सिर्फ एक जाति का विकास हुआ। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं? तिलक जी, मैं 1 मिनट, और ये आरोप आप भी लगाते थे। तिलक जी, 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, तो मुझे लगता है स्थिति आपके दर्शकों के लिए भी काफी बेहतर क्लियर होगी कि आज जातिगत जनगणना की जो मांग है वो मुख्य क्यों है। देखिए, आज देश के अंदर एक पर्टिकुलर वर्ग का विकास हो रहा है। आज देश के अंदर सिर्फ कुछ ऐसे अमीर हैं जो अमीर होते चले जा रहे हैं, बाकी देश की जनता
पूरी तरीके से गरीब होती जा रही है। आज अगर इस गैप को आपको कम करना है, देखिए जो अमीर था वो तो बहुत अमीर हो चुका है, वो एलाइट क्लास में पहुंच चुका है, पर जो गरीब था या जो मिडिल क्लास था वो पूरी तरीके से धरती के अंदर जा रहा है। तो आज देश के अंदर इस गैप को कम करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं जो सही उसके हकदार हैं उनको आपको चिन्हित करके आपको उनका हक देना पड़ेगा। देखिए आरक्षण का हक आपको संविधान ने दिया है और आरक्षण सही तरीके से सही व्यक्ति को मिले ये भी आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप जातिगत जनगणना करेंगे। अभी आपने एक आरोप लगाया तिलक जी कि सपा सरकार में एक पर्टिकुलर जाति का विकास हो रहा था, एक जाति के ऊपर काम हो रहा था। जब आप लोग विपक्ष में हुआ करते थे और समाजवादी पार्टी के खिलाफ यही आरोपों का जिक्र होता था, देखिए किस जात का कौन सा कोतवाल है और कहां जो है एक ही जात के लोगों की भर्ती कर दी गई। तिलक जी आज भी यही आरोप लग रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी यही आरोप लग रहे हैं, सिर्फ जाति बदल गई है। आज किसी और जाति के लिए कहा जा रहा है कि किसके कोतवाल और किसके डीएम और किसके एसपी पोस्टेड हैं, तो सिर्फ जाति बदल गई है। जब आप नहीं, तो सपा के सरकार में ऐसा था कि नहीं? देखिए तिलक जी पहले देखिए आप मुझसे अगर ये कहलवाना, देखिए आप अगर मुझसे आउट ऑफ द टॉपिक ये कहलवाना चाहते हो कि सपा की सरकार में क्या था और क्या नहीं था, ठीक है ना, तो वो एक अलग मुद्दा है। अगर आप मुझे जातिगत जनगणना की क्यों जरूरत है इस पे आप मुझसे अगर रोशनी डलवाना चाहते हो तब तो मैं आपको आरक्षण का कह सकता हूँ, अदरवाइज मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बता सकता हूँ। देखिए बहुत अच्छी तरीके से रोहित जी, मैं आपकी काबिलियत को जानता हूं, मैं इसलिए जिक्र कर रहा था क्योंकि आप आरक्षण का जिक्र कर रहे थे निकाय चुनाव में, तो मैं इसीलिए ये जिक्र भी लेकर आ गया। प्लीज कंटिन्यू। तो आज अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो ये जो आरोप लगते हैं, चाहे वो पिछली सरकार पे आप लगा रहे हो, चाहे वो आज की सरकार पे आप लगा रहे हो, चाहे आप आने वाली सरकारों पे ये आरोप लगाओगे, कम से कम इस आरोप से तो सरकार मुक्त हो जाएगी, देश मुक्त हो जाएगा। देखिए आज हम अगर डिबेट कर रहे हैं तो हमको किसी समस्या का समाधान करना है। देश का विकास तभी होगा जब समस्या का समाधान करेंगे। हम सिर्फ इसी में उलझे रह जाएंगे कि पिछली सरकार में प्रॉब्लम थी कि नहीं थी। भाई पिछली सरकार तो फिर भाजपा की थी, उससे पहले सरकार थी समाजवादी की, तो अब 6 साल बाद भी अगर हम समाजवादी पार्टी की कमियां गिनवाने बैठेंगे तो हमको लगता है कि फिर तो हम देश का विकास कर चुके। हमको तो वर्तमान में देखना है, हमको तो भविष्य के गर्भ में देखना है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा था कि जब आप विपक्ष में होते हैं तब आपको सामाजिक न्याय की बात आती है, और जब आप सत्ता में होते हैं, यूपीए का हिस्सा होते हैं और एक महत्वपूर्ण पद पर होते हैं, तब सामाजिक न्याय के आधार पर जातिगत जनगणना की वकालत नहीं करते, और वो भी तब जब आप समाजवाद के चेहरे होते हैं। तिलक जी हम तो उस पार्टी से आते हैं जब चौधरी चरण सिंह जी ने जातियों और धर्म का ही विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये जातिगत मतभेद जो हैं और जो धार्मिक मतभेद हैं इनसे दूर होइए। अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। तो हम तो उस दल से आते हैं, हम तो उस व्यवस्था से आते हैं जहां पे हम जातिगत जो जंजाल है उससे हम देश को बाहर निकालना चाहते हैं। परंतु आज जिन जातियों को उनका हक नहीं मिल रहा है उनको उनका हक दिलाने की जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है ताकि हर व्यक्ति को हम कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय दिला सकें। आज जरूरत है कि जो व्यक्ति देश के अंदर निचले पायदान पे बैठे हैं उनको हम ऊपर ला सकें, और ये आप तभी कर पाओगे जब आप हर सही जो योग्य व्यक्ति है उसकी काबिलियत के अनुसार, उसके हक के अनुसार आप उसको उसका हक शान खान रिएक्ट करना चाह रहे जल्दी से, फिर उसके बाद बीजेपी नेता भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। शान भाई प्लीज कंटिन्यू, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए इस पर मैं यही कहूंगा कि जातिगत गणना को लेकर हर दल हर नेता के मत अलग अलग हैं और सबकी बातों में कोई ना कोई तर्क है, चाहे वो पिछड़े समाज के कल्याण उत्थान की बात हो, चाहे उनके सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे वो देश की एकता अखंडता की बात हो। तो इस पर भाजपा जो सत्ताधारी दल है उसको आगे बढ़कर सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और इस मामले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि जो मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है उसमें हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस राष्ट्रीय मुद्दे को साथ में बैठ के सुलझाएं। और राज्यों की कोई जिम्मेदारी नहीं, नीतीश कुमार कर सकते हैं तो आपके राज्य क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या कहा, सर्वदलीय। तो किसी भी प्रदेश में किसी ना किसी दल की तो सरकार होगी ना। जब सारे दल एक साथ बैठेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इसके लाभ के बारे में, इसके हानि के बारे में, तभी हम एक निर्णय में पहुंचेंगे ना कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तिलक जी 10 सेकेंड तिलक जी, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने जातिगत जनगणना की पूरी तैयारी कर ली है। सर मैंने शुरुआत में रोहित जी इसका जिक्र किया, मैंने शुरुआत में इसका मुझे लगता है कि कांग्रेस के शायद प्रवक्ता को जानकारी नहीं है, तो कांग्रेस भी जातिगत जनगणना की कहीं ना कहीं पक्ष में ही है।
तभी उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर जातिगत जनगणना की पूरी तैयारी कर ली है और मुझे लगता है उसका नोटिफिकेशन भी वो कर चुके हैं। सिर्फ अब समय का इंतजार है। मैंने उसका जिक्र किया शुरू में, मैंने उसका जिक्र किया, मैंने राजस्थान का भी जिक्र किया था 2011 का, जब रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, और कर्नाटक का भी मैंने जिक्र किया था, और छत्तीसगढ़ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक, शान भाई जल्दी से, फिर फाइनली बीजेपी नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं फाइनली, प्लीज जल्दी से। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए जो भी उचित निर्णय हो वो लेने चाहिए। अभी किसी भाई ने बताया कि छत्तीसगढ़ की सरकार तैयारी कर रही है, हो सकता है छत्तीसगढ़ की सरकार तैयारी कर रही हो, पर आधिकारिक तौर पे जब तक किसी चीज की घोषणा नहीं होती तब तक हम उसको आधिकारिक नहीं मानते। अरे उसका नोटिफिकेशन हो चुका है, आधिकारिक तौर पर ऐलान हो चुका है, आधिकारिक तौर पर। दीपक सोनकर भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था। वैसे तो इस कार्यक्रम का मूड और मिजाज ये बता रहा था दीपक जी कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ सवाल के साथ करनी चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी रही कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन खैर, ये लोग रोडों के गड्ढों में फंस जाते हैं असल में। ये स्टूडियो तक पहुंचते पहुंचते जो रोडों पे गड्ढे हैं जिनको भर नहीं पाए हैं उसमें फंस के लेट हो जाते हैं ये। अच्छा, अभी उस विषय में मैं बाद में आऊंगा रोहित जी, लेकिन सवाल दीपक साहब ये था कि जातिगत जनगणना जिसका जिक्र कल तक बिहार में नीतीश कुमार कर रहे थे, धरातल पर उतारने की बात कर रहे थे, अब शरद पवार ने खुलकर उनका समर्थन किया, महाराष्ट्र में मांग कर रहे हैं आपकी सरकार से। क्या जातिगत जनगणना 2024 से पहले बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई है ये मुद्दा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो वैसे किसी कोई गले की साख नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से न जाति न धर्म की राजनीति के साथ साथ हर व्यक्ति को योजना से कैसे जोड़ा जाए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ बढ़ती है। अब तो आप देखिए ना, आज जब जाति की बात उठाई जा रही है तो कभी किसी ने किसी जाति के हित की बात करी है क्या? चाहे पिछड़ों की हित की बात कर लीजिए, चाहे दलितों की हित की बात कर लीजिए, या किसी के और की हित की बात कर लीजिए। जो गरीब पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की अगर चिंता करी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप जातिगत जनगणना के पक्ष में है या नहीं? देखिए, जातिगत जनगणना वर्तमान स्थिति पर तय करती है जो वर्तमान स्थिति होगी, और ये निर्णय दीपक सोनकर का निर्णय नहीं है। ये निर्णय तय करने के लिए पूरी कमेटी और संस्था का निर्णय है, और जो केंद्रीय समिति तय करेगी। 2018 में बतौर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जिक्र किया। 2011 में गोपीनाथ मुंडे बतौर नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने ये जिक्र किया कि जातिगत जनगणना नहीं होगी तो आपसी द्वेष बढ़ेगा, जातिगत जनगणना जरूरी है। आप सत्ता में, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा ना कि जब जिस ऐसी वर्तमान परिस्थिति को देख करके जो स्थिति लगेगी उसके आधार पर जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा उसको हम सब स्वीकार करेंगे। नहीं, जातिगत जनगणना को लेकर आपका स्टैंड क्लियर नहीं है ना। आप सत्ता में आए दीपक जी, आपने कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया जातिगत जनगणना को लेकर। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। मैंने कहा ना, हम तो जनता के हित की बात करते हैं। जो जनता के हित के लिए होगा वो निर्णय किया जाएगा। हम तो जनता को किस तरीके से उसकी समस्या का समाधान के साथ साथ उसकी योजनाओं के हित के साथ साथ उसके जो भी उसके हित के लिए है वो हम करते हैं। तो जनता का जहां आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। राजीव रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज जल्दी से, फिर सवाल ले रहा हूं दीपक जी आपसे। अरे भाजपा प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि भाजपा का तो योजना है देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दो, अडानी को दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति बना दो। भाजपा की योजना तो सबको पता ही है। ये महाशय जो कह रहे हैं भाजपा के बारे में, तो भाजपा की योजना तो पता ही है सब लोगों को। 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाओ और अडानी को दुनिया का नंबर 3 नंबर का अमीर बना दो। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि भाजपा जनता के साथ जुड़ेगी, जनता की योजना बनाएगी, 2 करोड़ रोजगार दे दिए क्या? 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में लाके दे दिए क्या? अरे झूठ बोलने के लिए। राजीव जी, और उत्तर प्रदेश में एक मिनट, अभी विषय वो नहीं है, वरना फिर मैं उस पर आऊंगा तो फिर पहली कलम से कैबिनेट ना पहली कलम से लाखों लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की बात करने वाले आज कहां है? पीठ राज्य कोई भी हो, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, युवाओं की पीठ है और पुलिस की लाठी है ना? राज्य कोई भी हो, युवाओं की पीठ है, जिसे आपने कहा कि पहली कलम में इतने लाख नौकरी दे देंगे, वोट दे दीजिएगा, है ना? नहीं, हमारे नेता ने कभी नहीं ऐसा कहा। हमारे नेता ने कभी सर, आपके नेता
माननीय श्री तेजस्वी यादव जी जो गठबंधन के चेहरे हैं, जिनको आप कह रहे हो कि हम अगले मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये उनकी जुबान में बोल रहा हूं। अभी रुक जाइए राजीव, इसलिए कह रहा हूं। निश्चित रूप से जब उनके कलम में आएगा ताकत तो करेंगे। मतलब अभी उनके कलम में ताकत नहीं है, आप मुझे ये कह रहे हैं? मैंने कहा तेजस्वी यादव की कलम में ताकत नहीं है? जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से जो उनका डिप्टी सीएम की कोई हैसियत नहीं होती, आप मुझे ये बता रहे हैं? नहीं, हैसियत पूरी हैसियत है डिप्टी सीएम की। फिर किसने कहा तो आप ये कह रहे हैं कि कलम में ताकत आएगी तो करेंगे। जब वोट मांगने गए, मतलब ये तो वही मसला हुआ कि पेपर लीक हुआ तो आपने कहा जब विपक्ष में कि इनको जो है 4-4 हजार रुपए दीजिए, और सत्ता पक्ष में आए तो बोले तो हर राज्य में होता है। पेपर लीक नहीं हुआ है, राजीव जी, सभी पकड़े गए। मैं उदाहरण बीजेपी की साजिश थी, बीजेपी की साजिश थी। सर, मैं बात किसी की साजिश या साजिश नहीं करने की नहीं कह रहा, मैं आपसे मैं कह रहा हूं कि आपकी जुबान जब विपक्ष में होता है कुछ और, सत्ता में होता है कुछ और हो जाती है। पेपर लीक नहीं हुई, गुजरात में, ये बिहार है सर, पेपर लीक नहीं हुआ। हाँ मुझे मालूम है, नहीं हुआ था। ये बिहार है जहां पर शराबबंदी में भी शराब पी जाती है, मुझे मालूम है। एक मिनट, वो तो गुजरात में भी 20,000 करोड़ का सर एक और नया मामला है। रुक जाइए सर, दीपक जी अभी विषय भटक जाएगा, दीपक जी विषय भटक जाएगा, मैं उस विषय में नहीं जा रहा। मैं ये जानना चाह रहा था दीपक जी, हम तो करेंगे और नहीं भी करेंगे, हम आपके साथ है और फिर हम आपके हैं कौन? बिहार में सर्वसहमति से जातिगत जनगणना का 2 बार प्रस्ताव लाया गया, 2 बार प्रस्ताव पास हुआ। अगर मैं गलत होऊंगा तो राजीव जी टोक देना आप। तब बीजेपी के साथ समर्थन, बीजेपी के समर्थन से ही हुआ ना दीपक सोनकर साहब? जी जी, दीपक सोनकर साहब, तो फिर राज्यों में कुछ और केंद्र में कुछ और, ये अलग अलग दो बीजेपी है क्या? देखिए, ये जातिगत जनगणना तो राज्यों के हिसाब से ही कराई जाएगी ना। जातिगत जनगणना तो राज्य में अपने अनुसार करा रहे हैं, और जहां मैंने कहा ना, जैसी वर्तमान स्थिति के अनुसार कराया गया, तो जो वर्तमान परिस्थिति और स्थिति थी तो वहां महसूस करके उसको किया गया। दूसरी बात, जब मैं कह रहा राज्य की जरूरत नहीं है, देखिए बिल्कुल, मैंने कहा ना, हमारे लिए तो हर एक जनता का हर वर्ग जरूरी है, हर जाति का वर्ग है, चाहे ओबीसी वर्ग का हो, चाहे एससी वर्ग का हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो। हमारे लिए तो हर धर्म का व्यक्ति जरूरी है। जो देश की जनता है, जो प्रदेश की जनता है, हमारे लिए तो हर व्यक्ति। अरे कोर्ट ने खोल दिया, अरे ये क्या हमारे तो कोर्ट ने खोल दिया। नहीं, आप तो अभी ऐसा बता रहे हैं कि आपके जो साथ में गठबंधन पार्टी है, उसकी कलम में ही दम नहीं है, ये तो आप अपने मुझे भी बोल रहे हैं कि आपके कलम में दम नहीं है। ये आपने कुर्सी को बनाने के लिए बनाया है या किस आधार पर बनाया है? योगी सरकार तो बिगड़ा रही है। नहीं बोला, अरे योगी सरकार बोला है अधिकार उत्तर प्रदेश में बना है, आपने कोर्ट में जाकर माफी मांगा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बिहार का कानून व्यवस्था का हाल है, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो देश के हर राज्यों में सुरक्षा के वातावरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ नहीं, योगी जी में हिम्मत है तो करा के दिखाए, पिछड़ों के साथ आरक्षण के साथ नहीं खिलवाड़ करे। हिम्मत योगी जी को, नीतीश कुमार ने हिम्मत दिखाया। आप हमारे मुख्यमंत्री जी की हिम्मत की बात मत करिए कि जेल में बैठते हैं, हिम्मत तो इतनी है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते हैं, हिम्मत तो इतनी है। कहा कि आपकी जेल में कराओ, नीतीश कुमार का है। एक मिनट, एक ब्रेक ले रहा हूं। सवाल यही है कि जातिगत जनगणना ही जातियों का विकास है। ब्रेक के उस पार इसी सवाल के साथ आऊंगा शान भाई आपके पास, रोहित जी आपके पास। यह बहुत गंभीर विषय है, जातिगत जनगणना पर क्या असल खेल अब से शुरू हुआ, या फिर सियासत में इतिहास के वो पन्ने भी हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जातिगत जनगणना को लेकर हर बार सियासत तो हुई लेकिन समाधान नहीं हुआ। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो जातिगत जनगणना के आधार पर सियासत का खेल, और इस खेल में शरद पवार की एंट्री। शरद पवार नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में भी जातिगत जनगणना की पैरवी कर रहे हैं। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों को लेकर
जो बहस हुई ब्रेक से पहले आपने देखी है। मैं सीधा रुक कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ एक बार फिर से। रोहित अग्रवाल जी, जो बात राजीव रंजन जी कह रहे हैं, जो बात बीजेपी भी समझाने की कोशिश कर रही है कि हम पक्ष में तो हैं, लेकिन सब एक मत तो हो। विषय तो गंभीर है, लेकिन सबको एक मत होना चाहिए। रोहित जी, आपका जवाब। भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी खुद दावा करती है कि कई राज्यों में सरकार डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की है। तो ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी देर लगनी है? रात को 8 बजे मोदी जी आए और कहते हैं जातिगत जनगणना होगी पूरे देश के अंदर, कौन मना कर देगा? अगर 2, 4, 5 राज्यों को छोड़ दिया जाए जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो ज्यादातर राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या इनके गठबंधन की सरकार है। कुछ जगह पे तो तोड़फोड़ करके इन्होंने बना ली है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो ये तो मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो आज रात 8 बजे के बाद से ही अनाउंस हो सकता था। ये कह रहे हैं इसमें पैरोकार है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास में, तो ऐलान कर दीजिए, दिक्कत क्या है? जातिगत जनगणना करवा दीजिए। देखिए रोहित भाई हमारे बड़े भाई हैं, मैं तो एक बात रोहित भाई से पूछना चाहता हूँ, क्या दीपक जी की मुझे आवाज नहीं आ रही है। परिदृश्य के लिए, ये विकास के परिदृश्य के लिए जाति जनगणना आवश्यक ही है क्या? हम तो विकास की बात करते हैं ना, हम तो गरीब कल्याण की योजना की बात करते हैं ना, हम तो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की बात करते हैं ना, मैं हम आपकी तो बात मान गया। हर वर्ग को नेतृत्व देने की बात करते हैं ना, चाहे वो किसी वर्ग का हो। दूसरी बात, हर वर्ग को नेतृत्व, एक मिनट, अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि जातियों की सियासत ये लोग कर रहे हैं और आप सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, तो फिर जब आपका मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तब आप ये क्यों बताते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी समाज के मंत्री हैं, 12 दलित समाज के मंत्री हैं, 9 अनुसूचित जनजाति समाज से आने वाले मंत्री हैं, मगर आप ये नहीं बताते कि भैया 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी पिछड़े वर्ग का प्रोफेसर नहीं है। ये भी नहीं बताते कि ना एसोसिएट प्रोफेसर एक भी पिछड़े वर्ग का है। आईआईटी और आईआईएम में भी यही हाल है। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? दीपक जी, ये भी तो बताते हैं कि ओबीसी आयोग का एक मिनट रोहित जी, हम ये भी तो बताते हैं कि ओबीसी सार्वजनिक आयोग का भी दर्जा हमने पहली बार दिया। हम ये भी तो बताते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में भी और प्राथमिक विद्यालय में जिस तरीके से आरक्षण की बात होती है तो ओबीसी को आरक्षण देने की बात करते हैं। नीट में भी आरक्षण देने का बात अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नहीं, नीट में आरक्षण कोर्ट ने दिया है, आप गलत बोल रहे हैं। नीट में आरक्षण कोर्ट के आदेश पर हुआ और ये जो है स्टालिन जी के राज्यसभा सांसद ने केस लड़ा है। नहीं, आप देखिए दूसरी बात, देखिए बीजेपी ने नहीं दिया, कोर्ट के आदेश पर हुआ। तो थोड़ा आवाज ठीक करा दीजिए, मुझे आवाज इको हो रहा है आपका, समझ। मैं करवा रहा हूं, आप अपनी बात रखिए सोनकर जी। हाँ देखिए, जिस तरीके से बात अगर किसी ओबीसी वर्ग की हो या कैसी भी हो, देखिए हम लोग तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं ना। दूसरी बात, मैं वही बात कह रहा हूँ, आज अगर ये ओबीसी वर्ग की बात अगर लोग कर रहे हैं तो ये कितने ओबीसी वर्ग के हितैषी हुए? एक काम अगर कोई गिना दे कि हमने जो पिछड़ों के हित में किया हो, एक काम अगर कोई गिना दे कि हमने जो पिछड़ों के हित में किया हो, जो आपने ही कहा कि हमने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 से ज्यादा मंत्री ओबीसी वर्ग के लिए काम तो मैं बताता हूँ। पता है दूसरी बात, इस तरीके से आप उत्तर प्रदेश के और देश की बात है, अगर किसी को जो कभी अंतिम पायदान पर खड़े कितनी थी, देश के प्रधानमंत्री आज पिछड़ों को अगर प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जब ये बात नहीं कर सकते तो देखिए दूसरी बात, हम तो विकास के पायदान पर अग्रसर है ना। आज देश की जनता का भरोसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। जिस तरीके से देश की जनता का भरोसा है और जैसे उनका आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उसी संकल्प के साथ जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सवाल यही है ना दीपक जी। बिहार में कुछ और, केंद्र में कुछ। एक मिनट राजीव जी, एक मिनट। दीपक सोनकर साहब, यही तो विषय है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं। अगर बिहार में आप पैरोकार हैं तो फिर केंद्र में क्यों नहीं? देखिए मैंने कहा ना कि हम तो पैरोकार जनता के ही हैं, हम तो पैरोकार सबके हैं। जब बिहार में स्थिति परिस्थिति के अनुसार लगा और आज सब जब देश के अंदर भी ऐसा, जब हम देश में तो हर जाति वर्ग के लिए है ना,
हम तो ओबीसी के लिए भी है, हम तो सामान्य के लिए भी ले हैं, हम तो एससी के लिए भी ले हैं, हम तो 2017 में पीछे पंक्ति में खड़ा हुआ है, हम तो उसके लिए भी है, हम तो सभी वर्गों के लिए है, हम तो सभी वर्गों की बात करते हैं, हम तो सभी बच्चों को विकास की योजना से जोड़ने की बात करते हैं, हम तो सभी बच्चों को नीतीश कुमार के सामने सरेंडर किया, बीजेपी की हैसियत नहीं थी, नीतीश कुमार के सामने सरेंडर किया आप लोगों ने। देखिए पहले मेरे भाई से मेरा आग्रह है कि पहली को ठीक से कर ले। अगर आप हिम्मत और ताकत की बात करेंगे तो ताकत आप जोड़ी करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर ले आपकी भी व्यावहारिक बात पर रहिए, अनुशासन पर रहिए, अनुशासन में डिबेट की चर्चा करिए। अनुशासनहीनता करेंगे मैं भी अनुशासनहीनता करूंगा। बीजेपी को करा के दिखाई जो भी एक मिनट हिम्मत है आज गरीबों को हित दिलाने का काम किया है, हिम्मत है बीजेपी की का काम किया है, हिम्मत है जो बीजेपी का काम किया है। लोन माफ करते हो आप, गरीबों की बात करते हैं और लोन माफ आधारी करते हैं। एक मिनट राजीव जी नीतीश कुमार में काबिलियत ना होती तो बिहार में सत्ता में इतने लंबे समय तक तो राज नहीं करते ना, चाहे वो किसी के समर्थन से भी। मजबूरी सबकी बने, है ना, चाहे वोट जनता ने दिए ना दिए, लेकिन मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे, चाहे वो बीजेपी बनाए या आरजेडी बनाए, है ना। नीतीश कुमार के बगैर वोट मांगने गए थे 2015 में। सर मैं आपसे कह रहा हूं उनकी काबिलियत पर संदेह किसी को नहीं है। राजीव जी एक मिनट। शान भाई जी, अब क्या होना चाहिए इस विषय को लेकर कि ताकि सभी एक छाते के नीचे आए? देखिए तिलक जी, हमने तो पहले भी ऐसी सीसी का जो डाटा है उसको सार्वजनिक करने की मांग की थी, किंतु केंद्र सरकार ने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय में इस बात को लेकर स्पष्टता की कि वो उस डाटा को सार्वजनिक नहीं करेगी। और केंद्र की भाजपा सरकार जो है, अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो पिछड़ों के उत्थान और कल्याण की बात करते हैं, किंतु भाजपा स्वयं सत्ता में और केंद्र सरकार लगभग 2 बार कह चुकी है कि वो एससी और एसटी के अलावा पिछड़ों की जातिगत जनगणना करने के पक्ष में नहीं है, ये केंद्र सरकार ने कहा है। तो पहले भाजपा ये तय कर ले, भाजपा के प्रवक्ता तय कर ले कि टीवी पे क्या बोलना है, सर्वोच्च न्यायालय में क्या बोलना है और बैठक में क्या बोलना है। केंद्र सरकार एक तरफ कहती है कि एससी एसटी के अलावा पिछड़ों की जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है, केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय में कहती है कि हम ऐसी चीजें का डाटा सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तो भाजपा कुल मिलाकर इसमें संदिग्ध भूमिका में है। भाजपा ना तो ये कह पा रही है कि हम जनगणना के खिलाफ है, न ये कह पा रही है कि हम जनगणना के पक्ष में है। और पुराना जो डाटा है उसको सार्वजनिक करने में भाजपा को क्या समस्या है? 1941 का डाटा सार्वजनिक नहीं हुआ, मालूम है आपको जी? 1941 तक का डाटा सार्वजनिक नहीं हुआ। क्या कांग्रेस को यह बात कहने का हक है? नहीं, अब हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा, राहुल जी ने, कि डाटा सार्वजनिक होना चाहिए। सर आपके नेता ने कहा आज, और जब आपकी सरकार रही मैं तब का जिक्र कर रहा हूं, तब भी तो आप ही के नेता थे ना। जी बिल्कुल थे जी। दीपक साहब, 2017 में रोहिणी आयोग का गठन हुआ और तब से लेकर अब तक 7 बार कार्यकाल बढ़ गया। कितना? 7 बार। उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। 2024 के चुनाव से पहले क्या जस्टिस रोहिणी की रिपोर्ट आप पेश करेंगे, सामने लेकर आएंगे कि क्या है उसमें? अगर वाकई आप जातियों की जनगणना का जिक्र भी कर रहे हैं और उनकी पैरोकारी भी कर रहे हैं, तो उस आयोग का क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? 2017 का मैं जिक्र करूं, 7 बार आपने कार्यकाल बढ़ा दिया उसका। जनता को जानने का हक है कि नहीं? क्या है उस रिपोर्ट में? दीपक सोनकर जी, दीपक सोनकर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो दीपक सोनकर जी, रोहिणी आयोग। जी जी जी, एक बार। हेलो दीपक जी, मैं कह रहा हूं कि रोहिणी आयोग जो 2017 से 7 बार कार्यकाल बढ़ा, जी, 2024 के चुनाव से पहले क्या वो रिपोर्ट सार्वजनिक होगी कि नहीं, कि उस रिपोर्ट में क्या है?
देखिए रिपोर्ट तो आपने भी अभी एक जवाब दिया ना कि हमारे भाई जब कह रहे थे कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, तो आप ही ने कहा कि 1941 से अभी तक कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। दूसरी बात है कि जनता जनार्दन है, जनता को हर बात का जानने का अधिकार है। इस लोकतंत्र में, इस संविधान में, हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम तो संविधान पर विश्वास करते हैं। तो इस तरीके से जो रिपोर्ट का पेशकश करने का काम है, ये सरकार ने जिस तरीके से तय किया, वो हाल ही में जो हो सकता है कि उस नियमों को सार्वजनिक किया जाए। सर, जनता का अधिकार है, लेकिन एक ऐसा ही विषय है, थोड़ा हटकर है, देश को यह भी बताइएगा, फिर देश को यह भी बताइएगा कि आप सीएए कानून को लाने की जिद में थे, ठीक? राइट दीपक जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? सीएए कानून को लाने की जिद थी, लेकिन आज तक नियम नहीं बन पाया नियम। हमने कहा ना, हम तो जो देखिए जिस तरीके से देश में जो भी नियम, शिक्षा नीति से लेकर के कृषि कानून से लेकर के जो भी नियम रहे, हमने जनता के सुझाव के आधार पर करे, हमने जनता के नियमों के आधार पर करे। आपने सीए को मुद्दा बनाया और आज तक आप नियम नहीं बना पाए। जो जनता के हित के लिए निराधार था, जो जनता के स्वप्रबल के लिए करता था, जो लोकतंत्र के लिए हितकारी था, सीए मुद्दा उठाना आपके लिए करने का काम किया है। आप प्राथमिकता के आधार पर से लेकर आए, सीए कानून को आप प्राथमिकता के आधार पर लेकर आए, आज 36 महीने होने को आए, आप नियम नहीं बना पाए। सर देखिए मैंने कहा ना कि हम तो जनता के आधार पर करे हैं ना, तो जिस जनता जनार्दन का जहां हित होगा, वही काम भारतीय जनता पार्टी करने के लिए। सर, आपने सीए कानून क्यों लेकर आए थे? एनआरसी, रोहिंग्या, यही तो तमाम मुद्दे थे, कि मैं गलत बोल रहा हूं? और 36 महीने हो गए, उसके नियम तक अगर हम नहीं बना पाए और सुप्रीम कोर्ट में अगर यह जिक्र किया जाए, तो फिर मैं इसे क्या समझूं? देखिए, एक तो सर मुझे आपकी आवाज बहुत डबल आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी आवाज पहले ठीक करा दीजिए। दीपक सोनकर साहब, सीएए, एनआरसी, जो चुनाव से पहले आपको जोर जोर से सुनाई देते थे सवाल, तमाम बड़े बड़े चैनल्स में इसी विषय पर दिन रात सुबह शाम डिबेट होती थी, और 36 महीने से नियम नहीं बदले, और आप कह रहे हैं कि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। सर, आप सत्ता हैं? नहीं, आपकी जब देखिए आपकी आवाज मुझे नहीं मिलेगी, तो वही बता रहा हूँ ना, आपकी आवाज जो मुझे इको कर रही है, सवाल डबल सुनाई दे रहा है मुझे, थोड़ा सा मिस हो रहा है ना, पड़ गया, बट ये सुनाई नहीं पड़ रहा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज मुझे डबल सुनाई दे रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तिलक जी सेलेक्टिव है सुनने में भी, थोड़ा जोर से बोल दीजिए, थोड़ा नहीं सुनना है। नहीं, दीपक जी बहुत शानदार प्रवक्ता है। दीपक जी, सीएए कुछ याद आया? रोहिंग्या, मुसलमान, बाहरी, विदेशी, कौन अपना कौन पराया, हिंदू, मुसलमान, 80-20, कुछ याद आया आपको फ्लैशबैक में? जी बिल्कुल, आप बोले। मैं यही कह रहा हूं, 36 महीने से कानून नहीं बन पाए, नियम नहीं बन पाए। सर देखिए, मैंने कहा ना, मैं बार बार वही बात कह रहा हूं, जो नियम तो हम जनता के हित के लिए बना रहे हैं ना। नियम तो जो देखिए, जो देश के विरोधी लोग, जिस तरीके से देश के अंदर घुसपैठ करने वाले लोग थे, जो देश के अंदर अनुशासनहीनता बनाने वाले लोग थे, उसी तरीके के लिए हम सीए लाने के लिए थे। और जिस तरीके से आज जनता के हित की बात है, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से जो भी बिल पास करे, जो भी जनता के हित की बात करी, या कृषि कानून की बात करी, या उनके नियमों की बात करी, तो वो जनता के हित के लिए करे। तो जनता के हित के नियम बाजू तो जनता के लिए करने का काम करे। राजीव जी, एक मिनट, आप कह रहे जनता ये बोलती है कि मुख्यमंत्री कोई भी बने? नहीं बोलती ना? एक मिनट, हाँ एक मिनट, जनता कब बोलते हैं विधायक खरीद कर सरकार बना लो? तो जनता ये भी तो नहीं बोलती ना कि चुने हम किसको भी मुख्यमंत्री, एक ही को बनाओ। एक मिनट रुक जाइए ना, रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी, विधायक दल के नेता चुनते हैं मुख्यमंत्री। हाँ सर, बिल्कुल चुनते हैं विधायक दल के नेता, दिल्ली में भी तय हो चुनते हैं जी। लेकिन बीजेपी जो है विधायक खरीद कर सरकार बनाती है, ये भी जनता से पूछ कर करते हैं क्या? ठीक, दिल्ली में 3 दिन से बहुमत नहीं है,
मेयर के लिए लड़ाई रोड पर लड़ रहे हैं। हाँ, ये जनता ने कहा है कि बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है, अब बीजेपी गुंडाई कर रही है। ठीक ठीक। दिल्ली जनता ने में- तो दिल्ली में- जनता ने तो दिल्ली आरजेडी में- ना आरजेडी बड़ा दल है कि नहीं? जनता आप छोटा है तो फिर है तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ना। फिर जनता ने तो वोट आरजेडी को दिया ना आपसे ज्यादा कि नहीं दिया? निश्चित रूप से हमारे गठबंधन को ज्यादा दिया था। गठबंधन तो सर किसी और के साथ था सर, मोहब्बत तो किसी नहीं, और के साथ गठबंधन- थी, बेवफाई है। तलाक तो बाद में हुआ ना। लेकिन पहले तो पूरा घोपने का गठबंधन नहीं पहले हुआ तो था। इलू इलू आप किसी और के साथ कर रहे थे ना। अरे भाई, तो अमित शाह ने पीठ में छुरा घोपने का गठबंधन नहीं ना किया था। अच्छा, छुरा उन्होंने घोपा। पासवान के माध्यम से ओके सर, डिबेट पीठ में डिटेल हो छुरा जाएगी घोपने प्लीज। का- मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ, अमित फाइनल शाह ने कमेंट। पीठ में ओके छुरा राजीव घोपने के लिए जी, गठबंधन राजीव किया था। जी बहुत बहुत मुबारक हो नीतीश जी, ताउम्र मुख्यमंत्री रहे, ये भी हमारी गुजारिश। बस ओके सर, नाराज मत लेकिन होइए। बिहार की जनता चाहती है कि ताउम्र मुख्यमंत्री रहे। जी जी, फिर तेजस्वी का नाम ऐलान कर दिया ना उन्होंने, फिर वही वाली बात आ जाएगी। रुक जाइए एक मिनट, एक नहीं, मिनट प्रधानमंत्री भी बनेंगे, सर, प्रधानमंत्री भी सर बनेंगे। सर ओके ओके। रोहित अग्रवाल जी, अब विषय का रास्ता और समाधान क्या है, प्लीज जल्दी से। देखिए तिलक जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीयत साफ करनी पड़ेगी। ये कह देने मात्र से कि आवाज नहीं आ रही है, ये आवाज तो देश की पूरी जनता की है और ये एक सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक भी आवाज पहुंच चुकी है कि अब देश की जनता भी चाहती है कि ये जातिगत जनगणना करके जो समस्या है, इस समस्या का निदान कर दीजिए। दीपक जी, हर बार विषय- खाली आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा। विषय आपको लग रहा है कि ये राजनीति भी कर रहे हैं, तो सवाल तो यही है ना, जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, सियार, सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबकी गिनती हो सकती है, लेकिन पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के इंसानों की क्यों नहीं? देखिए, मगर मोर की भी गिनती। मगर किसी के विकास के पायदान के लिए, विकास के मापदंड के लिए किसी जाति जनगणना का ही आधार नहीं है। विकास पहले जरूरी है, जनता का हित पहले जरूरी है, जनता के समस्या का समाधान पहले जरूरी है, जनता के लिए उनकी गरीब कल्याण की योजनाएं उनके लिए पहले जरूरी है। और वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि ऐसे गरीब कल्याण की तो मतलब जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं आप? आवाज जो उनके हित की बात करने की बात करी, जो उनको नेतृत्व देने की बात करी, जो उनके समस्या का समाधान करने की बात करी, जो आज देश के डेवलपमेंट करने की बात करी, आज जो देश में चलिए, ओके, बात की जरूरत नहीं दे रहा। ये बात देश के अरे भाजपा के लोग तो राष्ट्रपति का जात बताने वाले लोग। एक मिनट, राजीव जी, भाजपा के लोग तो ऐसा राष्ट्रपति नहीं का है, जात बताते। ऐसा नहीं है। जब कोई मुस्लिम चेहरा भी राष्ट्रपति बना, उस सर्वश्रेष्ठ पद पर हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, है ना? तब भी बताया गया है ना कौन किस जाति और धर्म का था, तब भी बताया गया। ये पहली बार नहीं हुआ। राजीव जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शान भाई आपका भी, दीपक जी आपका भी, रोहित जी आपका भी, और राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वाकई मुद्दा देश का एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, जातीय जनगणना। आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन सियासत के रंग में एक और रंग भी घुल गया, जातिगत जनगणना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।